हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में जो है हम लोग सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कशन कर चुके थे गैसियस स्टेट का। आज जो है सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 9 है, ए बोतल ऑफ ड्राई अमोनिया एंड ए बोतल ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड कनेक्टेड थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब आर ओपनड साइमल्टेनियसली एट बोथ एंड्स, द व्हाइट अमोनियम क्लोराइड रिंग फर्स्ट फाउंड विल बी। तो बोल रहा है कि एक आपके पास ड्राई अमोनिया का बोतल है, मतलब NH3 है इसमें, और सेकंड ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl है। अब इन दोनों को जो है लॉन्ग ट्यूब से कनेक्ट कर दिए। उसके बाद दोनों को साइमल्टेनियसली ओपन किए मतलब NH3 इधर से लॉन्ग ट्यूब में पास करने लगेगा और HCl इधर से लॉन्ग ट्यूब में पास करने लगेगा। तो बोल रहा है कि व्हाइट अमोनियम क्लोराइड रिंग सबसे पहले कहाँ पे बनेगा, मतलब NH3 प्लस HCl रिएक्शन करके NH4Cl अमोनियम क्लोराइड कहाँ पे बनाएगा। तो सबसे पहले ये जहां पे NH3 और HCl मीट करेगा वहीं पे NH4Cl बनाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है द सेंटर ऑफ द ट्यूब नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बोतल नियर द अमोनिया बोतल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास, मतलब जितना हैवी गैस होगा वो उतना ही कम रेट से डिफ्यूज करेगा, मतलब वो स्लोली चलेगा इस ट्यूब के अंदर। तो अमोनिया का मोलिकुलर मास है 14 + 3 17 ग्राम और हाइड्रोजन क्लोराइड का होगा 1 + 35.5 36.5। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है लगभग 2 गुना भारी है, मतलब ये बहुत ही कम स्पीड से चलेगा, लगभग 1/√2 टाइम्स, क्योंकि मोलिकुलर मास डबल है तो 1/√2 टाइम स्पीड से चलेगा एज कम्पेयर टू अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस ज्यादा चलेगा एज कम्पेयर टू HCl, मतलब सेंटर पे ये दोनों मीट नहीं कर रहा। अमोनिया सेंटर से थोड़ा इधर रहेगा और HCl इधर मिले, मतलब थोड़ा ही चल पाएगा। लगभग आप मान लीजिए ना कि ये जो है 2/3 चला, ये 1/3 चला, इस तरह से आप मान सकते हैं। एग्जैक्ट तो कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट का हमको जरूरत ही नहीं है। तो इट सेंटर ऑफ द ट्यूब तो नहीं होगा, नियर द अमोनिया बोतल भी नहीं होगा, नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बोतल होगा। ऑप्शन बी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्यूब। थ्रू आउट द लेंथ थोड़ी होगा, सबसे पहले जहाँ पे मीट करेगा ये दोनों वहीं पे NH3 और HCl से NH4Cl बनेगा। उसके बाद फर्दर HCl इस तरफ आएगा, फिर NH3 इस तरफ जाते जाएगा, तो पूरा ट्यूब में जब ट्रेवल हो जाएगा तब जाके पूरे ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड बनते रहेगा। लेकिन इनिशियली तो नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बोतल ही बनेगा। तो अमोनियम क्लोराइड सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म्ड नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बोतल, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट A फॉर द गैसेस O2 N2 NH3 and CH4 are this and this respectively। तो ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, अमोनिया और मीथेन गैस का वैन डर वाल कांस्टेंट A का वैल्यू दिया हुआ है। द गैस व्हिच कैन मोस्ट इजिली बी लिक्विफाइड Ag। तो सबसे इजिली किसको आप लिक्विफाई कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो जिसका जितना ज्यादा A का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब मॉलिक्यूल आपस में उतना ज्यादा अट्रैक्ट रहेगा, मतलब इसको उतना प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा और पास आने के लिए, मतलब लिक्विफाई करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी A का वैल्यू ज्यादा मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो इजिली लिक्विफाई हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब लिक्विड स्टेट में जाना चाह रहा है। अगर गैस में है भी तो थोड़ा सा अगर इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे इस पे तो ये लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो A का वैल्यू ज्यादा किसका है, देखिए अमोनिया, O2 का 1.36, उससे ज्यादा है N2 1.39 और सबसे ज्यादा तो 4 वाला है NH3। तो NH3 को आप सबसे इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं इन चारों में से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ नियॉन विल बी हाईएस्ट एट। तो
आपको जो है डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ गैस होता है Pm अपॉन आर टी। एम अपॉन आर तो हमेशा ही सेम रहेगा, कोई भी कंडीशन रहे, क्योंकि हमेशा गैस जो है नियॉन ही है, तो मोलिकुलर मास एक ही रहेगा नियॉन के लिए कोई भी प्रेशर और टेम्परेचर पे, और आर तो गैस कांस्टेंट है ही। अब पी अपॉन टी, तो पी अपॉन टी का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उस केस में डेंसिटी ऑफ नियॉन हाईएस्ट होगा। तो आपको दिया हुआ 273 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम प्रेशर, एसटीपी 0 डिग्री सेल्सियस 2 एटीएम प्रेशर, 273 डिग्री सेल्सियस 2 एटीएम प्रेशर। तो सबसे पहले एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है प्रेशर इक्वल टू 1 एटीएम एंड टेम्परेचर इक्वल टू 273 केल्विन। तो ए ऑप्शन ए में P अपॉन टी का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन 273। सेकेंड केस 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन है और प्रेशर है 2 एटीएम, तो P अपॉन टी का वैल्यू होगा 2 अपॉन 273। तो A से ज्यादा B होगा। अब C में देखते हैं, टेम्परेचर है 273 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए तो ये हो जाएगा 273 प्लस 273, तो ये 546 केल्विन होगा। तो P अपॉन टी का वैल्यू हो जाएगा P 1 अपॉन 546, तो ये तो A से भी कम है। अब तो इन तीनों में B सबसे ज्यादा। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर है 546 और प्रेशर है 2 एटीएम, तो ये जो है P अपॉन टी हो जाएगा 2 अपॉन 546 या फिर 1 अपॉन 273। तो D और A का डेंसिटी सेम होगा, मतलब जब प्रेशर और टेम्परेचर एसटीपी का कंडीशन हो या फिर 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 2 एटीएम प्रेशर हो, तो इन सभी में सबसे ज्यादा डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस और 2 एटीएम प्रेशर पे होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट ए गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ ए गैस एक्स, द मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स इज। तो आपको बोल रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो मीथेन का है वो 2 टाइम्स है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस एक्स, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स जो है x इक्वल टू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ x अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ CH4 अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सेम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो ये होता है मोलिकुलर मास के अंडर रूट का रेसिप्रोकल का रेशियो, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ CH4। सिमिलरली रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलिकुलर मास ऑफ x के स्क्वायर रूट का। तो दोनों का जब रेशियो लीजिएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 अपॉन दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा। और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x इक्वल टू 2 होगा। यहाँ से ये जो इधर आ जाएगा तो रेशियो लीजिएगा तो यहाँ से 2 आएगा, मतलब 2 इक्वल टू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ x अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ CH4। और मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन 16 ग्राम होता है, कार्बन के कारण 12 और 4 हाइड्रोजन के कारण 4 ग्राम। अब मोलिकुलर मास ऑफ x अपॉन 16 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, तो मोलिकुलर मास ऑफ x इक्वल टू 16 इंटू 4 64 ग्राम होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉर ए डायएटॉमिक मोलिक्यूल द प्रेशर exerted by the gas is proportional to mean velocity of the molecule। तो अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो, मीन वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट एम्पियर्स मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो उसमें अंडर रूट में RT अपॉन m आता है। एवरेज वेलोसिटी में अंडर रूट 2 RT, मोस्ट प्रोबेबल में 8 RT अपॉन पाई m, और रूट मीन स्क्वायर में अंडर रूट 3 RT अपॉन m। कहीं पे भी स्पीड का प्रेशर से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब प्रेशर जो है वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ भी नहीं होगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट टर्म है।
वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब टेम्परेचर जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर की वेलोसिटी जो है। तो प्रेशर वाला तो ए और बी ये दोनों रिजेक्टेड, प्रेशर ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ना मीन वेलोसिटी के ना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के, मतलब रूट मीन वेलोसिटी। इसके बाद सी ऑप्शन, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस ये जो है √3RT/m होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। यहाँ पे बोल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो कि गलत है। वो तब होता जब अपॉन में टी रहता, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर मल्टीप्लाइड है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी, और ये सही भी है। द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT अगर एक मॉलिक्यूल है तो, और n नंबर ऑफ मोल्स के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 nRT। यही तो है मीन बोलिए या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद 14th क्वेश्चन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू। तो बोल रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब फॉर ए फिक्स्ड नंबर, मतलब नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि P अपॉन टी इक्वल टू होगा NR अपॉन V जो कि कांस्टेंट है, तो P अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो बोल रहा है प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, तो प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज होगा टेम्परेचर के राइज करने से। ऐसा क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर राइज होता है तो एवरेज मोलिकुलर स्पीड इंक्रीज हो जाता है, और एवरेज मोलिकुलर स्पीड इंक्रीज हो जाएगा तो जो मोलिक्यूल है वो ज्यादा मोमेंटम के साथ कोलिजन करेगा, वॉल के साथ ज्यादा मोमेंटम से कोलाइड करेगा, और इसी कोलिजन के कारण तो प्रेशर एग्जर्ट होता है। जितना ज्यादा मोमेंटम से कोलाइड करेगा उतना ज्यादा प्रेशर। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एवरेज मोलिकुलर स्पीड बढ़ जाता है, इस कारण से ज्यादा मोमेंटम के साथ कोलाइड करता है, इसलिए प्रेशर बढ़ता है। तो विल राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन एवरेज मोलिकुलर स्पीड। तो एवरेज मोलिकुलर स्पीड इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, इसलिए प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज रेट ऑफ कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन से कोई लेना देना ही नहीं है, वॉल के साथ कोलाइड करता है, इसलिए ये प्रेशर एग्जर्ट करता है। इंक्रीज इन मोलिकुलर अट्रैक्शन, ये सब का कोई लेना देना नहीं है प्रेशर के इंक्रीज होने से। डिक्रीज इन मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ होता क्या है? तो एवरेज डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग पार्टिकल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो कोलिजन के दौरान जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक कोलिजन के बीच में, वो आपका मीन फ्री पाथ कहलाता है। लेकिन टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मीन फ्री पाथ इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो जाता है। स्पीड इंक्रीज होता है तो ये ज्यादा स्पीड से चलेगा तो ज्यादा दूरी तय करेगा कोलाइड करने से पहले, और बहुत सारा रीजन होता है। फॉर्मूला में भी देखिएगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब तो मीन फ्री पाथ इंक्रीज होगा, यहाँ तो दे ही रहा है कि डिक्रीज होगा। तो ये बाकी क्या एक्सप्लेन करेगा कि प्रेशर किस कारण से इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? ये स्टेटमेंट ही गलत है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मीन फ्री पाथ डिक्रीज करेगा, ये गलत है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मीन फ्री पाथ इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसके बाद 15th, लॉन्गेस्ट मीन फ्री पाथ स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन गैस है। तो इन सभी में सबसे ज्यादा मीन फ्री पाथ किसका होगा? तो मीन फ्री पाथ लैम्डा जो है ये होता है 1/√2 पाई a स्क्वायर इंटू n और इंटू RT/P। कहने का मतलब लैम्डा जो है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, जहां पे ए मोलिकुलर डायमीटर है। ये वेंडरवाल कांस्टेंट वाला ये नहीं समझ लीजिएगा, नहीं तो डी लिख लीजिए इसको, डायमीटर डी स्क्वायर एन, जहां पे डी मोलिकुलर डायमीटर है। तो जितना ज्यादा मोलिकुलर डायमीटर होगा, मतलब जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही कम मीन फ्री पाथ होगा, मतलब जितना कम डायमीटर उतना ही ज्यादा मीन फ्री पाथ होगा। तो इन सभी में से सबसे कम डायमीटर हाइड्रोजन गैस का होगा, तो इसलिए लॉन्गेस्ट मीन फ्री पाथ H2 का ही होगा इन चारों में से। इसके बाद नेक्स्ट है अरेंज द वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर द गैसेस। द C6H6 बेंजीन गैस है, उसके बाद C6H5 CH3 ये टोलुइन है, नियोन गैस है, फिर H2O गैस है। तो आपको वैन डर वाल कांस्टेंट बताना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है कि ये ए है या बी है वैन डर वाल कांस्टेंट। तो दोनों से एक एक बार चेक कर लेते हैं ए के करस्पॉन्डिंग। तो ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए देखते हैं कि सबसे पहले तो किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पीरियड है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पीरियड है तो सबसे ज्यादा ए का वैल्यू होगा उस केस में। उसके बाद फिर पोलर मॉलिक्यूल, फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में वैन डर वाल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GMM। ठीक है, लेकिन यहाँ पे H2O दिया हुआ है। H2O में हाइड्रोजन गैस तो होता है, लेकिन H2O जब लिक्विड स्टेट में रहता है तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। यहाँ H2O गैस है, गैस में तो H2O का मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहेगा, आपस में अट्रैक्शन में नहीं रहेगा, तभी तो ये गैसियस स्टेट में है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है जब ये लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है ना गैसियस स्टेट में भेजने के लिए, हाई टेम्परेचर देके। ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो टूट जाता है, इसलिए गैस मॉलिक्यूल हवा में तैरने लगता है वेपर के फॉर्म में। तो यहाँ पे H2O है, लेकिन H2O गैस है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सिमिलरली पोलर मॉलिक्यूल भी नहीं है। H2O पोलर है, लेकिन यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है, सब बहुत दूर दूर रहेगा। तो सिर्फ GMM वाला फैक्टर यहाँ पे अप्लाई होगा। तो देखिए सबसे कम GMM नियोन का है, तो सबसे कम ए का वैल्यू भी नियोन का ही होगा, तो सबसे कम नियोन थर्ड। उसके बाद फिर फोर्थ, और H2O से ज्यादा भारी होता है बेंजीन, तो मतलब उल्टा, थर्ड से ज्यादा फोर्थ, फोर्थ से ज्यादा फर्स्ट, और फर्स्ट से भी ज्यादा हैवी है टोलुइन। इसका GMM सबसे ज्यादा है, तो ए का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा सेकंड का। तो सेकंड का सबसे ज्यादा मतलब सेकंड का D, उसके बाद फर्स्ट का, उसके बाद तो फर्स्ट का C, उसके बाद फिर फोर्थ का तो फोर्थ का B, और थर्ड का A। तो ये तो ए के करस्पॉन्डिंग कंपैरिजन हो गया। अब अगर बी रहता है तो बी के लिए कंपैरिजन कैसे होता है? तो बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल के। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का साइज होगा उतना ही ज्यादा बी का वैल्यू होगा। तो सबसे ज्यादा साइज सेकंड का है, तो सबसे ज्यादा बी का वैल्यू होगा सेकंड केस में। सिमिलरली उसके बाद फिर साइज है फर्स्ट का तो फर्स्ट, और उसके बाद साइज है फोर्थ का, और सबसे कम साइज है नियोन का, तो सबसे कम बी का वैल्यू होगा नियोन के केस में। तो वही ऑर्डर तो आ रहा है, ए हो या बी हो, दोनों केस में थर्ड सबसे कम, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, तो यही ऑर्डर आ जाएगा। फर्स्ट सी सेकंड डी, फर्स्ट का सी, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।